नमस्कार, जय हिंद विद्यार्थियों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का मैथ जो है अध्याय 12 यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल वाला चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट का ये डिमांड था कि सर चैप्टर 12 को स्टार्ट किया जाए। तो मैंने स्टूडेंट अभी चैप्टर 7 पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन मैंने इसको स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि उसको भी अगले वीडियो में एक एक करके मैं लाता रहूँगा। तो चलिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आप लोग को चैप्टर नंबर 12 पढ़ाने वाले हैं। तो इसमें पहले कुछ बेसिक चीज़ें जान लीजिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं प्रश्नावली पे। तो बेसिक चीज़ें, सबसे पहले ये चीज़ है, वृत्त की परिभाषा क्या होता है। ज़्यादातर लोगों का इस क्वेश्चन में पूछताछ होता रहता है स्टूडेंट। तो चलिए सबसे पहले मैं वृत्त की परिभाषा बता देता हूँ। तो वृत्त एक समतल में स्थित उन बिंदुओं का समूह या समुच्चय होता है जो समतल में दिए गए एक नियत बिंदु से दी हुई नियत दूरी पर होते हैं। यानी स्टूडेंट, ये एक नियत बिंदु से, जैसे मान लिया जाए ये हमारी एक नियत बिंदु एक केंद्र से और एक नियत यानी समान दूरी पर बहुत सारे बिंदुओं का समूह या समुच्चय होता है। तो इस प्रकार से जो आकृति बनाई जाती है उसे हम वृत्त कहते हैं। आशा करते हैं इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब ध्यान दीजिए, अगर वृत्त के केंद्र से स्टूडेंट हम परिधि तक के कोई भी रेखा इस प्रकार से खींच देते हैं कहीं से भी, तो हमारी वृत्त की त्रिज्या हो जाती है। तो ये हमारे वृत्त की त्रिज्या हो जाती है स्टूडेंट, और ये हमारा वृत्त का केंद्र हो जाता है, और ये हमारे स्टूडेंट वृत्त की परिधि हो जाती है। इतनी बात आप लोग को पता होगा। अगर हम वृत्त के केंद्र से स्टूडेंट परिधि तक की कोई भी रेखा इस प्रकार से खींच दें, तो हमारे स्टूडेंट जो है क्या हो जाती है, वृत्त की त्रिज्या हो जाती है। अब हम लोग आते हैं वृत्त की जीवा क्या होती है। तो स्टूडेंट, अब हम लोग जानेंगे वृत्त की जीवा क्या होती है। तो यानी कि वृत्त की अगर किसी परिधि के दो बिंदुओं को मिला दिया जाए स्टूडेंट एक सीधी रेखा द्वारा, तो वही हमारी वृत्त की परिधि हो जाती है। जैसे हमने यहाँ पर देखिए, वृत्त का परिधि का एक बिंदु ये है, और मान लिया जाए वृत्त के परिधि का एक बिंदु ये है। तो हमने दो बिंदुओं को इसको मिला दिया, कहीं से भी ऐसे अगर हम मिला दें स्टूडेंट, तो वो हमारे वृत्त की परिधि हो जाती है। और एक बात, परिधि की बात करें, सॉरी स्टूडेंट, जीवा हो जाती है। इस प्रकार से अगर हम कहीं भी वृत्त के परिधि के दो बिंदुओं को ऐसे एक सीधी रेखा द्वारा मिला दें, तो स्टूडेंट हमारी वृत्त की जीवा हो जाती है। और एक बात ध्यान में रखिएगा, वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है स्टूडेंट, वो व्यास कहलाती है। वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो व्यास कहलाती है। तो अब आप इसको परिभाषा के तौर पे लिख सकते हैं, वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली ऋज रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। ऋज रेखा का मतलब सीधी रेखा स्टूडेंट। तो ये हमारी वृत्त की जीवा कहलाती है, और वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो व्यास कहलाती है। तो स्टूडेंट, ये हमारा व्यास हो गया, है तो जीवा के रूप में, बट सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, और इसको हम जीवा कह सकते हैं। ठीक। अब उसके बाद स्टूडेंट, इस प्रश्नावली में आपको जो फार्मूले लगाने हैं वो मात्र यही दो फार्मूला आपको यूज करना है। इसी दो फार्मूले पे आपके सभी क्वेश्चन हल हो जाएंगे। तो पहला महत्वपूर्ण फार्मूला हमारा है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और दूसरा हमारा महत्वपूर्ण फार्मूला स्टूडेंट वृत्त का परिधि। तो वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली के क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट, ये रहे आपके प्रश्नावली के क्वेश्चन। अब इसमें आप लोग देख लीजिए थोड़ा सा, टोटली कितने क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो स्टूडेंट, टोटल इसमें आपके देखिए यहाँ तक 13 क्वेश्चन, उसके बाद इधर आपके 2 क्वेश्चन, यानी इसमें 15 क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। तो 15 क्वेश्चन हमको हल करना है इस वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग होने वाला है, लेकिन इससे पहले थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ स्टूडेंट। यहाँ पर जो आपका प्रश्न संख्या 1 से लेकर के है, देखिए 1 से लेकर के और बाकी 8 तक की बात किया जाए, तो ये 8 तक के प्रश्न इसमें आपको स्टूडेंट सत्य असत्य दिया करना है, यानी इसको हल नहीं करना है। तो सत्य असत्य वाला क्वेश्चन 1 से लेकर 8 तक का जो क्वेश्चन आपका है स्टूडेंट, मैं इसका हल क्या करता हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं PDF बना के लगा देता हूँ। इतने प्रश्नों का हल जो सही गलत आपको लगाना है, क्योंकि अगर मैं सही गलत आपको समझा के लगाता हूँ तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए मैं प्रश्न संख्या आपको 9 से लेकर के उसके बाद 12, 13, 14 और 15 तक के मैं आपको हल बता देता हूँ। बाकी स्टूडेंट, आपका जो सही गलत वाला प्रश्न है 1 से लेकर के 8 तक के, तो इनको आप लोग को क्या करना है, मैं इसका PDF जो है इसके PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड करके जा करके उसको आप लोग अपनी कॉपी में हल कर लीजिएगा। तो
चलिए स्टूडेंट, आज के प्रश्न को हल करना स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न संख्या 9 से हमको हल करना है, बाकी 8 तक की सही गलत है। तो स्टूडेंट, इस प्रश्न संख्या 9 में बोला गया है, दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेमी और 9 सेमी है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। यानी इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि दो वृत्त हैं और दोनों वृत्त की परिधियों का योग अगर योग कर दिया जाए तो एक नया वृत्त बनता है। तो कह रहा है कि दोनों वृत्तियों के परिधियों का योग जो नया वृत्त बनता है उसके परिधि के योग के बराबर हो जाता है। तो आप उस वृत्त की परिधि की त्रिज्या बताइए। चलिए एक बार मैं आपको इसे फिगर के तौर पे समझाता हूँ। यानी स्टूडेंट, इस प्रकार से दो वृत्त हैं और इनकी त्रिज्याएं अलग अलग दी गई हैं। देखिए, मैं इनकी त्रिज्या R1 मान लेता हूँ, इसकी त्रिज्या R2 मान लेता हूँ और इसकी त्रिज्या को R मान लेता हूँ। तो कह रहा है कि इनकी दोनों की परिधि का योग इस वाले वृत्त की परिधि के बराबर हो जाता है अगर दोनों को जोड़ दिया जाए। दोनों के वृत्त के परिधि को जोड़ दिया जाए तो इस वाले वृत्त के परिधि के बराबर हो जा रहा है। तो कह रहा आप इसकी त्रिज्या बताइए और बाकी इन दोनों की त्रिज्याएं पता है। वो एक का 19 सेमी है और दूसरे का 9 सेमी है। इस प्रकार से दिया गया है। तो इस वाले का आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, प्रश्नानुसार स्टूडेंट जो है हम इसे हल करेंगे। तो ये स्टूडेंट इन दोनों को जोड़ने के बाद एक नया वृत्त का परिधि बनता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, नए वृत्त की परिधि। तो इस प्रकार से प्रश्नानुसार स्टूडेंट हमारा फार्मूला बनता है। देखिए, ये पहले वृत्त की परिधि हो गई, दूसरे वृत्त की परिधि हो गई और ये नया वृत्त हमारा जो बनता है उसकी परिधि हो गई। तो प्रश्नानुसार हमारा ये फार्मूला बनता है, नए वृत्त की परिधि बराबर पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि। तो चलिए, नए वृत्त की परिधि 2πr है तो मैं यहाँ पर 2πr कर लेता हूँ। उसके बाद स्टूडेंट पहले वृत्त की परिधि 2πr1 है तो 2πr1 कर लेता हूँ, प्लस दूसरे वृत्त की परिधि 2πr2 है तो 2πr2 कर लेता हूँ। अब हम इसमें क्या करेंगे, ला करके मान को रखेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पर 2π और r बराबर इधर ला के रखते हैं तो 2π गुणे r1 का मान स्टूडेंट 19 सेमी है तो 19 प्लस 2π r2 का मान स्टूडेंट 9 सेमी है तो यहाँ पर 9 लिख देता हूँ। अब उसके बाद मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो 2π r बराबर यह हो जाएगा 19 दूना 38π, उसके बाद प्लस ये हो जाएगा स्टूडेंट 9 दूना 18π। तो इधर आपका 18π हो गया। अब यहाँ से स्टूडेंट हम इसको जोड़ लेते हैं तो 2π r बराबर 38π और 18π को स्टूडेंट अगर हम जोड़ लेते हैं तो ये हमारा हो जाता है 56π। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 56π इस प्रकार से। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, देखिए इधर जो है, देखिए हमारा 2π r के गुणे में है, इधर भेजेंगे तो बटे में हो जाएगा। तो इधर आकर बटे में हो जाएगा तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा r बराबर 56π, उसके बाद बटे में स्टूडेंट 2π। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 28 दूना 56, यहाँ पर आपका 28 आ जाएगा। तो इस प्रकार से r बराबर यहाँ पर जो आंसर आएगा स्टूडेंट वो आपका 28 सेमी आ जाएगा। तो यही हमारे नए वृत्त की त्रिज्या हो जाती है स्टूडेंट। आशा करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग कर सकते हैं। ये रहा इस प्रश्न का हल। चलिए स्टूडेंट, चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा स्टूडेंट प्रश्न संख्या 10। इस प्रश्न में कहा है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेमी और 6 सेमी हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। स्टूडेंट, आपका प्रश्न सेम वैसे है बट यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्षेत्रफल के अनुसार निकालना है। वहाँ पर आपको परिधि निकाला गया था तो मैंने प्रश्न के अकॉर्डिंग इस तरह से फिगर बना लिया है स्टूडेंट। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है कि पहले की त्रिज्या 8 सेमी, दूसरे की त्रिज्या 6 सेमी और हमें तीसरा जो बन रहा है इन दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ने से जो एक नया वृत्त बन रहा है उसका क्षेत्रफल जो है हम मान लेते हैं πr²। अब देखिए स्टूडेंट, इसका ज्ञात करना है हमें, इसकी त्रिज्या बतानी है हमें। तो ये पहला इसको r1, ये दूसरा इसको r2 और जिसको हमें ज्ञात करना उसको मान लेता हूँ r। तो इनको दोनों को जोड़ने के बाद एक बड़ा वृत्त बनता है। मैंने बट यहाँ पर छोटा बनाया है स्टूडेंट, तो इस पर आप आकृति पे मत जाइएगा, आप बड़ा भी बना सकते हैं। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार हल कर लेते हैं इसको। तो प्रश्नानुसार फिर वही फार्मूला लगाएंगे स्टूडेंट। दोनों को जोड़ने के बाद हमारा एक नया वो बनता है। तो यानी हम नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला लगाएंगे
हमारा ये फार्मूला इसका बनेगा कि नए वृत्त का क्षेत्रफल, ये नया वृत्त है तो दोनों को जोड़ने पर बनता है, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, ये हमारा फार्मूला बन जाता है। अब नए वृत्त का क्षेत्रफल हमारा पाई आर स्क्वायर है, तो मैं पाई आर स्क्वायर लिख लेता हूँ। उसके बाद पहले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर वन स्क्वायर है, तो पाई आर वन स्क्वायर प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर टू स्क्वायर है, तो पाई आर टू स्क्वायर कर देता हूँ। इसमें हम ला करके मान को रखते हैं स्टूडेंट, तो पाई आर स्क्वायर बराबर में पाई, उसके बाद स्टूडेंट आर वन का मान कितना है इसमें आप लोग देख सकते हैं 8 सेमी है, तो 8 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस पाई आर टू का मान स्टूडेंट कितना 6 सेमी है, तो यहाँ पर मैं 6 सेमी लिख देता हूँ और इसका स्क्वायर कर देता हूँ। उसके बाद पाई आर स्क्वायर बराबर स्टूडेंट पाई 8 टाइम 64 हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 64 पाई, इस प्रकार से इसको 64 पाई लिख सकते हैं, प्लस ये हो जाएगा 6×6 36, यानी स्टूडेंट इधर लिख सकते हैं 36 पाई। अब आपको करना क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर आपको पाई आर स्क्वायर बराबर इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये आपका 100 पाई हो जाएगा। इस प्रकार से स्टूडेंट यहाँ पर आपका 100 पाई हो जाएगा और पाई से पाई दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। अब आपका इधर स्क्वायर बराबर बचा, तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे आप तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट में 100 आ जाएगा। तो r बराबर 100 का वर्गमूल आप लोग को पता है स्टूडेंट 10 हो जाता है, तो यहाँ से आपका इसकी त्रिज्या जो आ गई वो 10 सेंटीमीटर आ गई। कितनी स्टूडेंट 10 सेंटीमीटर आ गई। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसकी त्रिज्या जो हमारा आया है वो कितना होगा स्टूडेंट 10 सेंटीमीटर। तो यही इस प्रश्न का हल हो जाता है। आशा करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट कितना इजी प्रश्न है, आप लोग बिल्कुल बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं इसको। तो अब हम लोग चलते हैं स्टूडेंट प्रश्न संख्या जो है 11 पे। तो स्टूडेंट इस प्रश्न में आपसे कहा गया है किसी वृत्ताकार खेल के मैदान का क्षेत्रफल स्टूडेंट आपका दिया है 22,176 मीटर स्क्वायर, 22,176 मीटर स्क्वायर दिया गया है। इस मैदान पर 50 रुपया प्रति मीटर की दर से बाड़ लगवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। यानी इस पर स्टूडेंट जो है, इसका बाड़ लगवाने का मतलब स्टूडेंट ये है कि मतलब उसका चारों तरफ से जो है किसी तार की सहायता से बाउंड्री किया जाता है, यानी उसकी घेराई की जाती है। तो उसकी घेराई में प्रति मीटर का 50 रुपया लगता है, यानी 1 मीटर का 50 रुपया लगता है। तो पूरे एरिया का कितना खर्च लगेगा, ये चीज़ हमें आपको बताना है स्टूडेंट इस प्रश्न में। तो चलिए सबसे पहले स्टूडेंट हमें क्या करना होगा, इस पूरे वृत्ताकार मैदान की लंबाई पता होना चाहिए। तो अगर हम लंबाई में पैसे से गुणा कर देंगे तो हमारा जो है पूरा वो पता चल जाएगा। अच्छा, बात होती है अब लंबाई कैसे निकलेगा इस वृत्ताकार मैदान का स्टूडेंट। तो वृत्ताकार मैदान का लंबाई परिधि की फार्मूले से निकलेगा। परिधि एक प्रकार से लंबाई ही होती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट, वृत्त का परिधि निकालते हैं, और परिधि निकालने के लिए हमें त्रिज्या पता होना चाहिए। तो हमारा त्रिज्या नहीं पता है, तो त्रिज्या हम इस क्षेत्रफल की सहायता से निकालेंगे। तो चलिए अब हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रश्नानुसार एक वृत्त बना लेते हैं। तो ये हमारा स्टूडेंट एक वृत्ताकार मैदान हो जाता है, ये हमारा एक वृत्ताकार मैदान हो जाता है। तो इसका एरिया स्टूडेंट हमारा दिया गया है 22,176 मीटर स्क्वायर, ये इसका पूरा एरिया दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना दिया गया स्टूडेंट, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर, तो इतना आपका दिया गया है, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर 22,176 मीटर स्क्वायर। इतना दिया गया तो मैंने इसको लिख लिया। अच्छा, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएं तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 22,176। इस प्रकार से स्टूडेंट इधर आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर स्टूडेंट देखिएगा, आप लोग यहाँ पाई का मान ला करके रख देते हैं। तो पाई का मान आप लोग को पता है कितना होता है, 22/7 गुणे स्टूडेंट आर स्क्वायर है आर स्क्वायर, और इधर आपका ज्यों का त्यों 22,176 ज्यों का त्यों लिख जाएगा। उसके बाद 22/7 को इधर भेज देते हैं, तो इधर आ जाएगा आर स्क्वायर बराबर स्टूडेंट 22,176। अब स्टूडेंट इधर देखिए आप लोग, 22/7 को अगर हम इधर भेजते हैं तो इधर हमारा 7 और 22 पलट के लिख जाएगा, यानी पलट के इस तरीके से लिख जाएगा स्टूडेंट। अच्छा, एक मिनट, अगर आप नहीं समझते हैं तो मैं ऐसा ही लिखता हूँ, मैं 22/7 को यहाँ नीचे लिख देता हूँ, और ये 7 जो है बटे में, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो यानी इसका इसमें गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा आर स्क्वायर बराबर 22,176 गुणे 7 तो
22,176 गुणे में 7 हो जाएगा और बटे में स्टूडेंट आपका 22 है तो 22 हो जाएगा। अच्छा, अब आप लोग इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। अगर हम इसमें 22 से इसमें भाग देते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 1008 आ जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर स्टूडेंट इधर आ गया 1008 गुणे में आपका 7 बच रहा है तो 7 लिख दीजिएगा। तो आर स्क्वायर बराबर 1008 का गुणा स्टूडेंट अगर आप 7 में करते हैं तो यह आपका आ जाएगा 7056। अब एक तरफ से स्क्वायर हटाइएगा तो दूसरे तरफ अंडर रूट लग जाएगा तो 7056 इधर आपका आ जाएगा। और 7056 स्टूडेंट आप लोग जानते हैं इसका वर्गमूल 84 हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस वृत्त की त्रिज्या पता हो गया। तो जब त्रिज्या पता हो गया तो परिध अब आप लोग निकाल सकते हैं, आराम के साथ निकाल सकते हैं परिध। तो चलिए अब हम लोग परिध को निकाल लेते हैं स्टूडेंट। देखिए, तो वृत्ताकार मैदान की परिध, तो वृत्ताकार मैदान की परिध बराबर हम लोग लिख लेते हैं। तो ये होता है वृत्ताकार मैदान की परिध का फार्मूला 2πr। स्टूडेंट ये होता है आप लोग का फार्मूला। अच्छा, लाइए अब हम लोग इसमें मान रखते हैं। तो 2π गुणे आर का मान आपका आया है 84। स्टूडेंट कितना आया है 84। अब अगर आप इसमें इसका गुणा कर दीजिएगा, पाई का मान भी रख दीजिएगा, 2 गुणे 22/7 गुणे 84 है 84। इसको इसके कैंसिल करेंगे, 12 सते 84, यहाँ पर आपका आ जाएगा 12 स्टूडेंट। अब 22 दूना 44, यानी इसका गुणा इसमें करेंगे तो 22 दूना 44, 44 का गुणा अगर आप 12 में करते हैं तो आपका आ जाएगा स्टूडेंट 528 मीटर स्क्वायर, 528। ये इस प्रकार से आपका तो पूरी लंबाई आपको पता हो गया 528 मीटर स्टूडेंट। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर बाण लगवाने का खर्च याद करना है। तो 50 रुपया प्रति मीटर की दर से बाण लगवाने का जो खर्च होगा स्टूडेंट, इसमें आपको करना क्या है, इससे आपको पैसे से इसमें गुणा कर देना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ इस प्रकार से आपको लिख करके हल करना है कि मैदान पर 50 रुपया प्रति मीटर की दर से बाड़ लगवाने का खर्च। तो 528 गुणे 50 पैसे से पूरी लंबाई में गुणा कर दीजिएगा पूरे परिधि में। तो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा स्टूडेंट वो आएगा 26,400। कितना स्टूडेंट, 26,400। ये इतना रुपया का खर्च आएगा। तो यही इस प्रश्न का हल हो जाता है। आशा करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अगर आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ये रहा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये रहा आपका प्रश्न और ये रहा इस आपके प्रश्न का हल। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते। तो स्टूडेंट हमने अगला प्रश्न लिख नहीं रखा है। देखिए, मैंने इस प्रश्न को जो है, भाषा इसका काफ़ी लॉन्ग था इसलिए हमने इसको लिखा नहीं, डायरेक्ट इसको हल बताने वाले हैं। ध्यानपूर्वक समझिएगा। इसमें कहा गया है आकृति एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट चिन्हित हैं जिसमें अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेमी है। प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेमी चौड़ी है। अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी स्टूडेंट इसमें जितनी भी गोलेकार पट्टियां हैं, इन सभी गोलेकार पट्टियां का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यानपूर्वक मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, समझिएगा आप सभी लोग। इसमें देखिए, मैं इसको अलग से बना लेता हूँ। इस प्रकार से हमने इसको अलग से बना लिया है। देखिए, अब इसे आप लोग समझिएगा। इसमें कहा है हमारी जो है एक गोल्ड कलर की पट्टी है, यानी ये एक हमारा गोल्ड है। इसका व्यास स्टूडेंट 21 सेमी है, 21 सेमी है। उसके बाद इसमें जो प्रत्येक पट्टी है, इसमें प्रत्येक पट्टी की जो त्रिज्या है स्टूडेंट, ये यानी प्रत्येक पट्टी की जो चौड़ाई है ये 10 सेमी है। प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई कितना है स्टूडेंट, 10 सेमी है। तो यानी इस प्रकार से 10 नहीं स्टूडेंट, 10.5 सेमी है। एक मिनट, प्रत्येक पट्टी यहाँ पर देख लीजिए 10 सेमी चौड़ी है। तो यहाँ पर आपको 10.5 प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई है। तो इस प्रकार से 10.5 आपको प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई को लिख लेना है। 10.5 इस प्रकार से 10.5 इस प्रकार से प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई आपको 10.5 इस तरीके से लिख लेना है। अब आपको करना क्या है, एक एक करके एक एक का क्षेत्रफल निकालना है स्टूडेंट। तो चलिए देखिए,
पहले गोल्ड वाले का निकालते हैं। तो पहला हमारा गोल्ड है, दूसरा हमारा रेड है, उसके बाद स्टूडेंट तीसरा हमारा ब्लू है, उसके बाद चौथा हमारा स्टूडेंट ब्लैक है, उसके बाद पांचवा हमारा स्टूडेंट वाइट है। इस प्रकार से चारों कलर की पट्टियां हमारी दी गई है। अब हमें एक एक करके एक एक का क्षेत्रफल बताना है, तो ध्यानपूर्वक आप लोग को समझना है। पहले हम लोग गोल्ड पट्टी का क्षेत्रफल निकाल, तो सबसे पहले हमें प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई लिख लेना है स्टूडेंट। उसके बाद अब हमें जो गोल्ड पट्टी है इसका व्यास कितना दिया गया है, गोल्ड पट्टी का व्यास यहाँ पर लिख लेते हैं। गोल्ड पट्टी का व्यास, तो स्टूडेंट गोल पट्टी का व्यास कितना है, 21 सेमी है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ 21 सेमी। अब हमें इसको त्रिज्या में बदलना है, तो स्टूडेंट जब तक त्रिज्या नहीं ज्ञात होगा तब तक क्षेत्रफल नहीं ज्ञात होगा। तो यहाँ पर त्रिज्या हम निकालते हैं, गोल्ड वाले वृत्त की त्रिज्या, तो यहाँ पर लिख देते हैं गोल्ड वाले वृत्त की त्रिज्या। तो यहाँ पर गोल्ड वाले की त्रिज्या, गोल्ड वाले क्षेत्र की त्रिज्या, तो हम स्टूडेंट देखिए हमें कई इस तरह से कई त्रिज्याएं निकालनी होगी, यानी कई वृत्तों की त्रिज्याएं निकालनी होगी, तो हमें अलग अलग मानना होगा। तो इसको हम R1 कर लेते हैं, R1 कर लेते हैं इसको। तो R1 बराबर 21/2, ये हमारी त्रिज्या निकल जाएगी स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि व्यास में अगर हम 2 से भाग कर देंगे तो हमारी त्रिज्या निकल जाएगी। तो अब हमें त्रिज्या पता होगा स्टूडेंट, तो अब हमें क्षेत्रफल पता हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पर हम निकालते हैं गोल्ड वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो इस गोल्ड वाले वृत्त का क्षेत्रफल स्टूडेंट, इस गोल्ड वाले वृत्त का क्षेत्रफल, इसको मैं लिख देता हूँ क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो त्रिज्या इसका हमने R1 मान रखा है, तो पाई R1 का स्क्वायर। अब इसमें मान को ला करके रखते हैं, तो स्टूडेंट पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। 22/7 गुणे R1 का मान स्टूडेंट कितना है, 21/2, तो इसका स्क्वायर है। तो 21/2 गुणे 21/2 स्क्वायर है, इसलिए मैं इसको 2 बार लिख देता हूँ। इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं, तो 7 × 21, यहाँ पर 3 आ जाएगा। उसके बाद 2 को काटेंगे तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। इस प्रकार स्टूडेंट जो बचा आपका, इसको लिख देता हूँ 11 गुणे 21 गुणे 3 है तो 3। उसके बाद बटे में आपका 2 है, तो मैं 2 लिख देता हूँ। उसके बाद स्टूडेंट आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लेना है। तो ये आ जाएगा आपका 693/2, 693। उसके बाद बटे में स्टूडेंट 2 है, तो बटे में 2 लिख दिया जाएगा। और उसके बाद इसको भाग कर दीजिएगा, तो भाग करने पर आपका आ जाएगा 346.5 सेमी, 346.5 सेमी। तो ये हमारे गोल्ड वाले वृत्त की क्षेत्रफल निकल चुका है। अब इसी प्रकार स्टूडेंट हमें सभी की क्षेत्रफल निकालना है। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए रेड वाले का निकालते हैं, गोल्ड वाले का निकल गया, अब रेड वाले का निकालते हैं। तो रेड वाले यहाँ पर सबसे पहले हमें त्रिज्या पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट अब हम रेड वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पर निकालते हैं, तो सबसे पहले उसकी त्रिज्या पता होना चाहिए। तो यहाँ पर लिख लेते हैं रेड वाले वृत्त की त्रिज्या, या फिर रेड पट्टी की त्रिज्या, रेड यहाँ पर लिख देते हैं RED, रेड। तो यहाँ पर निकालते हैं रेड वाले आकृति का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें त्रिज्या पता होना चाहिए। तो पहले रेड आकृति की त्रिज्या पता करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं रेड आकृति की त्रिज्या, रेड आकृति की त्रिज्या। तो इसको मैं R2 मान लेता हूँ। R2 बराबर, अब आप लोग चित्र में जाइए थोड़ा सा, देखिए स्टूडेंट, जब गोल्ड वाले की त्रिज्या आप निकाले थे तो 10.5 आया था, और फिर जब आप रेड में बढ़ते हैं तो 10.5 इसका अलग से है।
तो इस रेड वाले क्षेत्र की यानी रेड वाले आकृति का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा, ये 10.5 प्लस 10.5 हो जाएगा, क्योंकि उसमें आपको अगला जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 10.5 यानी 10.5, उसके बाद स्टूडेंट प्लस और इस दूसरे वाले का कितना था आपका 21/2, यानी यहाँ पर देखिए R1 गोल्ड वाले क्षेत्र की त्रिज्या R1 21/2 आपका था। तो यहाँ पर आप 21/2 भी कर सकते हैं। 1 मिनट ऐसा ही कर लीजिए 21/2, उसके बाद स्टूडेंट इन सबको काट दीजिए, प्लस आपका 10.5 है। 10.5 इस पट्टी का जो है क्षेत्र, पट्टी की चौड़ाई। तो यहाँ पर त्रिज्या के रूप में रेड वाले आकृति की जो त्रिज्या आएगी वो 10.5 ये भी हो जाएगा। तो यहाँ से R2 बराबर जो हो जाएगा स्टूडेंट वो हो जाएगा 21/2 प्लस 10.5 को भी आप 21/2 लिख सकते हैं, ताकि हल करने में आपको आसानी रहे। तो R2 बराबर ये हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 2, तो 21 42 हो जाएगा, यानी 21 प्लस 21। तो R2 बराबर यहाँ पर जो आएगा स्टूडेंट वो आएगा 21 दूना 42, 42/2 हो जाएगा आपका यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, इस मान को ले जाकर उसमें रख दें। त्रिज्या आपको पता हो गया, तो अब आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो रेड आकृति की क्षेत्रफल बराबर यहाँ पर लिख लेते हैं, रेड आकृति का क्षेत्रफल बराबर स्टूडेंट, रेड आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा आपका पाई R2 स्क्वायर। इसकी त्रिज्या R2 है तो R2 मानना पड़ेगा आपको, पाई R2 स्क्वायर। अब इसमें मान को लाकर रखते हैं, तो पाई का मान होता है 22/7 गुणे R2 का मान आपने कितना लाया है 42/2, तो स्क्वायर है तो इसलिए मैं इसको 2 बार लिख लेता हूँ, 42/2। इस प्रकार से मैंने इसको 2 बार लिख लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, 1 मिनट, 42/2 है यहाँ पर। अब इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ये 2 है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। 7 छक 42, यानी यहाँ पर 6 आ जाएगा। 7 छक 42 कटेगा, 6 आ जाएगा। फिर स्टूडेंट इसको काट दीजिएगा, तो यहाँ पर स्टूडेंट हो जाएगा, देखिए 21 दूना 42, ये कट जाएगा तो 21 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ 2 बच रहा है तो इसको काट दीजिएगा, तो 2 तिहाई 6, यहाँ 3 आ जाएगा। तो यानी आपका टोटली आएगा स्टूडेंट 22 गुणे 21 गुणे में, देखिए 22 गुणे 21 गुणे 3, तो गुणे 3 कर देते हैं। और अगर हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसे कैलकुलेट करने के बाद हमारा आएगा स्टूडेंट, ये हमारा आ जाएगा स्टूडेंट 1386 सेमी आ जाता है। अच्छा, बट लेकिन अभी आपका ये स्टूडेंट पूरी एरिया नहीं निकला है, केवल आपको रेड पट्टी का एरिया निकालना है। यहाँ पर पूरी रेड आकृति का क्षेत्रफल निकला है, लेकिन इस रेड आकृति में आपका स्टूडेंट ये गोल्ड वाला भी शामिल है, ये गोल्ड वाला भी आपका शामिल है इसमें। तो आपको आप करना क्या है, आपको यहाँ पर केवल रेड पट्टी की क्षेत्रफल निकालना है। तो रेड पट्टी के क्षेत्रफल में से गोल्ड पट्टी के क्षेत्रफल को घटा देना है। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लीजिए, रेड पट्टी का क्षेत्रफल स्टूडेंट इतना आया है। रेड पट्टी का क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो यानी पूरी रेड आकृति का क्षेत्रफल कितना आया है, यानी रेड आकृति में आपका गोल्ड वाला शामिल है, तो ये आया 1386 माइनस गोल्ड वाले का कितना आया था स्टूडेंट, गोल्ड वाले का आया था 346.5 आया था। अब अगर इसमें से आप इसको घटा देते हैं तो आपका आ जाएगा 1039.5, ये सेमी स्क्वायर में हो जाएगा, क्योंकि ये क्षेत्रफल हो जाता है। अब आपको स्टूडेंट इसी प्रकार क्या करना है, हम आपको हिंट दे रहे हैं, इसी प्रकार आपको पूरा हल करना है। तो मैं आपको हिंट दे देता हूं कि कैसे आपको हल करना है। तो देखिए आप लोग, जिस प्रकार से हमने देखिए रेड का निकाला, तो फिर इसमें गोल्ड वाले को घटाया। अब जब ब्लू का निकालेंगे तो देखिए ब्लू की त्रिज्या आपको 3 बार निकालना पड़ेगा। देखिए 21/2 ये हो जाएगा गोल्ड वाले का, प्लस रेड वाले का 10.5 प्लस ब्लू वाले का 10.5। तो अब की बार जब आप ब्लू वाले की निकालेंगे तो 10.5 आपको फिर जोड़ना पड़ेगा।
त्रिज्या इसकी, और जब त्रिज्या पता हो जाएगा तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो जब ब्लू वाले का क्षेत्रफल आप लोग निकाल लेंगे, तो ब्लू वाले का क्षेत्रफल निकालने के बाद आपको करना क्या है, इसमें से अब की बार आपको रेड वाले का घटा देना है। तो अब की बार आप रेड वाले को घटा दीजिएगा। तो जब रेड वाले का घटाएंगे तो आपको केवल ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल पता हो जाएगा। इसी प्रकार आपको स्टूडेंट त्रिज्या बढ़ाते जाना है, जोड़ते जाना है, और क्षेत्रफल को निकालते जाना है, और पीछे वाला फिर घटाते जाना है। इस प्रकार से आपका सभी पट्टियों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो स्टूडेंट मैं आपको क्या करता हूँ, इस पूरे का हल जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। यहाँ तक हल किया हूँ, और इसके आगे के पूरे हल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से जा कर के इसको डाउनलोड करके आप लोग अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। तो अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्टूडेंट ये रहा प्रश्न आपका 13। इस प्रश्न में कहा गया है एक वृत्ताकार तालाब का व्यास 17.5 मीटर है। इसके अनुदिश बाहर की ओर 2 मीटर चौड़ा एक पथ बना हुआ है। 25 रुपया प्रति मीटर वर्ग की दर से इस पथ के निर्माण की लागत ज्ञात कीजिए। यानी इस पथ के निर्माण लागत का मतलब खर्च ज्ञात करना है। प्रश्न बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट। तो आइए अब हम सिंपल तरीके से इसको हल भी कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका आकृति बनाकर दिखा दूं कि इसकी आकृति कैसे बनेगी। तो स्टूडेंट ये आपका वृत्ताकार तालाब है। तो यहाँ पर देखिए ये वृत्ताकार तालाब है और इसका व्यास कहा गया 17.5 मीटर है। 17.5 इस तालाब का व्यास जो 17.5 मीटर है। अब इसमें कह रहा है इसका चारों तरफ से बांध बंधाया गया है, यानी इस पर चारों तरफ से बांध बांधा गया है इस तालाब से। और इस बांध की चौड़ाई जो है स्टूडेंट वो है 2 मीटर। यहाँ पर देखिए अनुदिश बाहर की ओर 2 मीटर चौड़ा एक पथ बना हुआ है, यानी पथ यही बांध कह सकते हैं जिसको। तो स्टूडेंट ये बांध जो है आपका स्टूडेंट कितना 2 मीटर चौड़ा है। कितना 2 मीटर आपका ये बांध चौड़ा है। अब आपसे कहा इस बांध को बंधाने में प्रति मीटर, देखिए प्रति मीटर 25 रुपया का लागत आता है। तो आपका कह रहा है इस पथ के यानी इस बांध के निर्माण में लागत ज्ञात करना है, यानी खर्च ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पर अगर आपको इस बांध की पूरी आकृति यानी पूरी लंबाई पता हो जाए, इस बांध की पूरी लंबाई आपको पता हो जाए, तो आप क्या करेंगे उस पैसे में अगर उसका गुणा कर दीजिए इस पूरी लंबाई में बांध की, यानी ये जो बांध आपस में बांधा गया चारों तरफ से जो ये पथ बनाया गया है, तो आपको उसका खर्च ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी पूरी लंबाई पता करना है। और इसकी पूरी लंबाई को पता करने के लिए सबसे पहले आपको इसका क्षेत्रफल पता होना चाहिए और पूरे का क्षेत्रफल। और जब पूरे का क्षेत्रफल पता हो जाएगा तो इस तालाब के क्षेत्रफल को उसमें माइनस कर दिया जाएगा। इस तालाब के क्षेत्रफल को उसमें माइनस कर दिया जाएगा। और माइनस करने के बाद स्टूडेंट आपको क्या करना है, केवल इतनी आकृति का क्षेत्रफल यानी पथ की चौड़ाई का क्षेत्रफल बचेगा, यानी बांध की चौड़ाई का क्षेत्रफल बचेगा। तो यानी उसमें आप पैसे से गुणा कर दीजिए तो निकल जाएगा आपका। जो दिया गया है उसको लिख लेता हूँ। वृत्ताकार तालाब का व्यास तो वृत्ताकार तालाब का व्यास कितना स्टूडेंट 17.5 मीटर ये दिया गया है। अब वृत्ताकार तालाब की त्रिज्या निकाल लीजिए। वृत्ताकार तालाब की त्रिज्या तो त्रिज्या मैं इसको मान लेता हूँ r। तो स्टूडेंट यहाँ पर त्रिज्या जो हो जाएगा 1 मिनट, ऐसा करते हैं स्टूडेंट, इसको वो मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं और इस बाहर बिंदु को b मान लेते हैं। तो वृत्ताकार तालाब की त्रिज्या स्टूडेंट OA हो जाता है। OA 1 मिनट OA। तो इसमें क्या कर देते हैं 17.5 से भाग कर देते हैं। 17.5 में 2 से भाग कर देते हैं। तो यहाँ पर OA बराबर आपका आ जाएगा, इसको भाग देने के बाद स्टूडेंट ये आएगी आपका 8.75।
8.75 ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट किसमें, मीटर में आ जाएगा। ये वृत्ताकार तालाब की त्रिज्या यानी OA तक के मान आपका त्रिज्या पता हो जाएगा। या फिर इसको आप R1 के रूप में भी लिख सकते हैं, करके लिख सकते हैं R1, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल निकालना है। तो स्टूडेंट आपको क्या करना होना चाहिए, इसकी भी त्रिज्या पता होना चाहिए। यानी वृत्ताकार तालाब सहित पथ की त्रिज्या, वृत्ताकार पथ सहित तालाब सहित पथ की त्रिज्या। तो वृत्ताकार तालाब सहित पथ की त्रिज्या, इसको स्टूडेंट हम मान लेते हैं AB, सॉरी OB हो जाएगा, OB। तो OB बराबर OA प्लस AB हो जाएगा। तो OB बराबर जो आएगा आपका OA का मान स्टूडेंट OA, देखिए OA का मान आपने 8.75 निकाला है, 8.75 प्लस AB का मान आपको 2 मीटर पता है, इसको इसमें जोड़ दीजिए। तो OB बराबर आपका आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 10.75 इतना आपका निकल जाएगा। आपको क्या करना है, वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल निकालना है इसका। तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल। तो थोड़ा गौर से समझिएगा स्टूडेंट, अगर हम वृत्ताकार इस आकृति में से क्षेत्रफल को घटा दें, वृत्ताकार तालाब का क्षेत्रफल होगा, इसको मैं डायरेक्टली निकालता हूँ स्टूडेंट, देखिएगा फिर भी आप समझ जाएंगे। वृत्ताकार तालाब, वृत्ताकार तालाब प्लस पथ यानी इन दोनों के क्षेत्रफल, इन दोनों के क्षेत्रफल में से स्टूडेंट अगर हम वृत्ताकार तालाब का क्षेत्रफल घटा दें तो केवल हमें पथ का क्षेत्रफल मिलेगा। वृत्ताकार तालाब का क्षेत्रफल, वृत्ताकार तालाब का क्षेत्रफल का, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें हम फार्मूला लिखते हैं। तो देखिए वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल बराबर पथ का क्षेत्रफल बराबर स्टूडेंट वृत्ताकार तालाब प्लस पथ, इसका क्षेत्रफल πr² हो जाएगा, πr²। देखिए बट लेकिन हमने जो है स्टूडेंट, तो मैं इसको πr1 का स्क्वायर कर देता हूँ और माइनस वृत्ताकार तालाब का क्षेत्रफल πr2² कर देता हूँ। अब ध्यान दीजिए, अब बात आप लोग की समझ में आएगी, R1 R2 ये कहाँ से माना जाएगा। तो देखिए मैं वृत्ताकार तालाब की त्रिज्या OA को R1 मान लेता हूँ, R1 ठीक, R1 मान लेता हूँ। उसके बाद वृत्ताकार पथ सहित तालाब की त्रिज्या OB को मैं R2 मान लेता हूँ। एक मिनट स्टूडेंट, इसको एक मिनट अब हम लोग इसमें मान ला करके रख देते हैं। देखिए इसको R2 मान लेता हूँ, इसको मैं R2 मान लेता हूँ। अब इस मान को ला करके इसमें रख देता हूँ। तो देखिए वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल, वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल बराबर, तो देखिए पाई दोनों में से कॉमन है, तो पाई को मैं कॉमन कर लेता हूँ। तो अंदर आपका R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर यही बचेगा, पाई कर देता हूँ। उसके बाद स्टूडेंट R2 का मान कितना है, 10.75 ही तो है स्टूडेंट, कितना है 10.75, तो सही तो है, 10.75 कर देता हूँ। 10.75 का स्क्वायर माइनस R1 का मान कितना है 8.75, इसका स्क्वायर है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर पाई का मान रख देना है, या अभी मत रखिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, या रख भी दीजिए 3.14, कोई दिक्कत नहीं है।
तो इधर आपका ये फार्मूला बन गया। देखिए स्टूडेंट, ये स्क्वायर ये पूरा ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये फार्मूला बन गया ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में। यानी स्टूडेंट 10 प्लस 7.5 10.75 प्लस 8.75 एक ब्रैकेट में हो गया। उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में 10.75 माइनस 10.75 माइनस 8.75, ये दूसरे ब्रैकेट के लिए बन गया। अब आपको करना क्या है, 3.14 इसको जोड़ लेना है। तो इसको अगर आप जोड़ लेते हैं स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा 19.5। उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं तो गुणा छिपा हुआ है, जानते हैं आप लोग। 10.75 में से 8.75 को घटाएंगे तो आपका केवल 2 बचेगा, केवल आपका 2 बचेगा। अब आपको इसका गुणा, फिर इन दोनों का गुणा जो आएगा, इसका गुणा 3.14 में कर देना है। तो 3.14 गुणे 19 का गुणा 5 में कर लीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका आ जाएगा 39, 19 दूना 38 और 5 है 39 हो जाएगा। अब इसका गुणा इसमें कर दीजिए, तो इसका गुणा इसमें कर देते हैं तो आपका आ जाएगा स्टूडेंट 122.46, ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट सेमी स्क्वायर, 1 मिनट, मीटर स्क्वायर या सेमी स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको पूरे पथ की लंबाई स्टूडेंट पता हो गया, पूरे पथ की लंबाई आपको पता हो गया, मीटर स्क्वायर आ चुका है। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको पैसे से गुणा कर देना है, पैसे से आपको इसमें कर देना है गुणा स्टूडेंट। तो देखिए प्रति मीटर लागत कितना है, प्रति मीटर की दर से निर्माण लागत 25 रुपया है। प्रति मीटर की निर्माण, प्रति मीटर का मतलब 1 मीटर, प्रति मीटर की निर्माण लागत बराबर 25 रुपया है स्टूडेंट, 25 रुपया है। तो अब आपको क्या करना है, तो आपको 122.46 का निर्माण लागत निकालना है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 122.46 वर्ग मीटर पथ का निर्माण लागत बराबर स्टूडेंट क्या करना है आपको, इसमें पैसे से गुणा करना है। तो 122.46 गुणे प्रति मीटर का कितना रुपया है स्टूडेंट, 25 रुपया है, प्रति मीटर का आपका 25 रुपया है। तो यहाँ पर 25 से कर दीजिएगा गुणा आप सभी लोग, तो 25 से इसमें आप गुणा कर दीजिए स्टूडेंट। तो ये आपका आ जाएगा 30, यानी 3061.5 रुपया। तो यही इस प्रश्न का हल हो जाता है स्टूडेंट। आशा करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं आप सभी को दिखा देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट प्रश्न पे। तो ये अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में कहा गया है किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेमी है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाता है, यानी 10 मिनट में प्रत्येक पहिए के चक्करों की संख्या ज्ञात करना है स्टूडेंट। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर कार के पहिए का परिधि निकालना है, और अगर आप परिधि निकाल ले गए स्टूडेंट तो आपका जो चक्करों की संख्या निकल जाएगा। देखिए एक एक करके समझिए, स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे हल करना है। सबसे पहले आपको कार के पहिए का जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। कार के पहिए का व्यास तो कार के पहिए का व्यास कितना है स्टूडेंट, 80 सेमी है, मैं 80 सेमी लिख लेता हूँ। उसके बाद स्टूडेंट आपको निकालना है कार के पहिए का परिधि। तो कार के पहिए का परिधि निकालने के लिए आपको क्या करना है, अगर आप उसमें परिधि में पाई से गुणा कर देते हैं तो जो है स्टूडेंट पूरा परिधि में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर निकालते हैं कार के पहिए का परिधि तो कार के पहिए का परिधि
क्या होगा, पाई गुणे व्यास, यानी पाई में अगर व्यास से गुणा कर दिया जाए तो परिध हो जाता है। तो पाई गुणे व्यास कितना स्टूडेंट, 80, तो यहाँ पर 80 लिख देता हूँ। अब अगर आप चाहते हैं इसका मान रख सकते हैं तो मान भी रख सकते हैं, ना मान रखें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्टूडेंट। तो इससे अच्छा आप इसको ऐसे रहने दीजिए। यानी कि आपका कार के पहिए का परिधि निकल गया 80 पाई, या आप इतना ही रहने दीजिए, 80 पाई लिख दीजिए। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर जो आपकी कार की चाल दी गई है ये 66 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। तो इस 66 किलोमीटर प्रति घंटे को आपको स्टूडेंट सेमी प्रति सेकेंड में बदलना है, सेमी प्रति मिनट में बदलना है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका व्यास दिया गया है और जो परिध आया है ये सेमी में आया है। तो इसको आपको क्या करना है, इसको भी इसी वैल्यू में चेंज करना है, यानी सब लोग एक पद्धति में होने चाहिए। तो कार की चाल बराबर 66 किलोमीटर प्रति हावर, यहाँ पर लिख लेते हैं कार की चाल बराबर 66 किलोमीटर प्रति हावर है। तो किलोमीटर प्रति हावर को आपको बदलना है स्टूडेंट सेमी प्रति मिनट में। तो सेमी प्रति मिनट में बदलने के लिए आपको इसमें क्या करना है, 1000 गुणे 1000 और 100 से गुणा करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको 60 से इसमें भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 66 गुणे 1000। अब 1000 से जब आप इसमें गुणा करेंगे स्टूडेंट तो 1 किलोमीटर से मीटर में जाएगा, और उसके बाद फिर 100 से गुणा करेंगे तो ये सेमी में जाएगा, किलोमीटर से मीटर में गया, फिर 100 से गुणा करेंगे तो मीटर से सेमी में आएगा। उसके बाद ये किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है चाल, तो घंटे को मिनट में बदलने के लिए आपको 60 से भाग करना पड़ेगा। इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई। तो ये हमारा किस में आएगा, अब सेमी प्रति मिनट में आएगा, सेमी प्रति मिनट में आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, 0 से 0 को कैंसिल कर देना है आप सभी को। तो कैंसिल कर देंगे तो आपका टोटली जो आएगा स्टूडेंट, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, 11 छक्का 66, यहाँ पर आपका 11 आ जाएगा। अब 11 का गुणा इसमें करेंगे तो टोटली आपका इसका गुणा करने से आएगा 11 और इसका गुणा करेंगे स्टूडेंट तो 4 जीरो इसमें हो जाएगा। देखिए 1 जीरो यहाँ पर, 1 जीरो यहाँ पर, तो ये 4 जीरो इसमें शामिल हो जाएगा। सेमी प्रति मिनट में आ गया ये, सेमी प्रति, तो ये स्टूडेंट ये आ गया आपका सेमी प्रति मिनट में। इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब आपको क्या करना है, कार द्वारा 10 मिनट में चली गई दूरी निकालना है। यहाँ देखिए कार द्वारा 10 मिनट में चली गई दूरी, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कार द्वारा 10 मिनट में चली गई दूरी। दस मिनट में चली गई दूरी, तो दूरी बराबर होता है स्टूडेंट चाल गुणे समय, चाल गुणे समय होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चलिए अब आप यहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ पर चाल आपका इतना आया है 11 डबल 40 गुणे चाल इतना आया है आपका, देखिए चाल और गुणे समय 10 मिनट में निकालना है, तो 10 मिनट के लिए इसका गुणा कर देंगे तो इसमें 1 जीरो और शामिल हो जाएगा, तो 11 5 जीरो हो जाएगा। अब इसमें ये आ गया दूरी जो है कार द्वारा चली गई कुल दूरी है ये स्टूडेंट, तो ये आ गया आपका सेमी में। अब आपको करना क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर तो आपको यही फार्मूला लगा देना है स्टूडेंट। यहाँ पर यही फार्मूला आपको लगा देना है, कार के पहिए के चक्करों की संख्या बराबर तय की गई कुल दूरी बटे एक चक्कर के पहिए का परिध। तो अब आपको करना क्या है, तय की गई कुल दूरी, तो तय की गई कुल दूरी स्टूडेंट कितना आया है आपका, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आया है 1150, उसके बाद बटे एक चक्कर के पहिए का परिध, तो
कार के पहिए का परिधि यहाँ 80 पाई आया है, तो 80 पाई यहाँ पर आप लोग लिख दीजिए। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर इसको मैं मान रख के कैलकुलेट कर देता हूँ। तो देखिए ये हो जाएगा 1150, उसके बाद बटे 80 गुणे पाई के मान 22/7। स्टूडेंट ये 7 ऊपर चला जाएगा, उससे पहले एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिया जाए, तो ये हो जाएगा 7 गुणे 11, ऊपर अब 4 जीरो बचेगा, बटे में 22 है तो 22 बचेगा। अब इसको स्टूडेंट मैं इसमें 7 से गुणा 22 से भाग कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 77 लाख। 77 लाख बटे में 22 गुणे 8 या 8 गुणे 22, 8 गुणे 22 कर दीजिए। तो स्टूडेंट 8 गुणे अगर 22 करते हैं तो ये आ जाएगा 176। 176। अब इसमें अगर हम भाग कर देते हैं तो हमारा जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट ये आ जाएगा 4375। 4375 चक्कर। तो यही इसका आंसर हो जाता है। स्टूडेंट आशा करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का समझ गए होंगे। तो अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं आप सभी को दिखा देता हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये रहा इस प्रश्न का हल। तो बहुत भारी हल नहीं है स्टूडेंट, बहुत ही छोटा हल है और बहुत ही मैंने कोशिश किया बहुत ही आसान तरीके से हल करने के लिए। चलते हैं स्टूडेंट लास्ट प्रश्न पे। तो ये प्रश्न है स्टूडेंट 15 नंबर। कह रहा है किसी ट्रैक्टर के अगले और पिछले पहिए का व्यास क्रमशः 8 सेमी और 2 मीटर है। एक का 8 सेमी है और दूसरे का 2 मीटर है। ज्ञात कीजिए कि पिछले पहिए द्वारा उतनी ही दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने होंगे जितनी दूरी अगला पहिया 1400 चक्कर लगाने पर तय करता है। चलिए स्टूडेंट अब हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ दिया गया है उसको मैं लिख लेता हूँ। अगले पहिए का व्यास कितना दिया है, अगले और पिछले पहिए का व्यास क्रमशः 8 सेमी और 2 सेमी है। तो सबसे पहले लिख लेता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पर 8 नहीं 80 सेमी है, इसको सही कर लीजिए आप सभी लोग। तो यहाँ पर लिखता हूँ अगले पहिए का व्यास, अगले पहिए का व्यास बराबर 80 सेमी इतना दिया गया है। मैं इसको लिख लेता हूँ। अब स्टूडेंट पिछले पहिए का व्यास कितना है, पिछले पहिए का व्यास लिख लीजिए। पिछले पहिए का व्यास, तो पिछले पहिए का व्यास स्टूडेंट 2 मीटर है, तो मैं इसको 2 मीटर करके लिख लेता हूँ। अब उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप ध्यानपूर्वक समझते जाइए। अब ये तो आपका व्यास दिया है, अब हमें इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी होगी। तो अगले पहिए की त्रिज्या तो यहाँ पर निकालते हैं। अगले पहिए की त्रिज्या, तो स्टूडेंट अगले पहिए की त्रिज्या जो है उसको मैं मान लेता हूँ R1। R1 बराबर 80/2। अगर व्यास में 2 से भाग कर दें तो त्रिज्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 40 सेमी। कितना स्टूडेंट, 40 सेमी आ जाएगा। अब उसके बाद पिछले पहिए की त्रिज्या निकाल लीजिए। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पिछले पहिए की त्रिज्या। तो पिछले पहिए की त्रिज्या R2 मान लेते हैं और ये व्यास 2 मीटर है, इसमें 2 से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 मीटर। 1 मीटर, अच्छा ये मीटर में है लेकिन इसको हमें चाहिए सेंटीमीटर में। तो R2 बराबर 1 मीटर आया है, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये हो जाएगा 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा इतनी चीज़ें हमारी निकल चुकी है स्टूडेंट। अब हमें क्या करना है, अगले पहिए की परिधि निकालना है। तो अगले पहिए की परिधि, अगले पहिए की परिधि बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अगले पहिए की परिधि जो है 2 पाई R1। देखिए इसमें त्रिज्या R1 माना गया है, अगले पहिए की त्रिज्या R1 है तो परिधि में त्रिज्या शामिल है तो R1 लिखना पड़ेगा। अच्छा इसकी परिधि को निकाल लिया जाए तो 2 गुणे 22/7
उसके बाद गुणे R1 का मान स्टूडेंट कितना लाया है आपने, 40 लेकर आया है। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसका पूरा गुणा करने पर आ जाएगा स्टूडेंट 1760/7, ये इसका परिध आ जाता है। अब उसके बाद पिछले पहिए का परिध निकाल लेना है, तो पिछले पहिए की परिध 2πr2 कर लेता हूँ, 2πr2। तो 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे R2 का मान स्टूडेंट 100 है, तो यहाँ पर 100 कर लेता हूँ। उसके बाद इसका इसमें गुणा कर दीजिएगा, तो इसका इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4400। उसके बाद बटे में 7 है तो 7 कर दिया जाएगा। अगले पहिए के चक्करों की संख्या आपका दिया गया है, तो इसको लिख लेते हैं। अगले पहिए के चक्करों की संख्या, पहिए के चक्करों की संख्या, तो अगले पहिए के चक्करों की संख्या 1400 है स्टूडेंट। कितना स्टूडेंट, 1400 है। अब आपको क्या करना है, अगले पहिए द्वारा तय की गई दूरी निकालना है। तो अगले पहिए द्वारा तय की गई दूरी बराबर, तो अगले पहिए द्वारा तय की गई दूरी निकालना है, तो इसमें आप क्या करना है, इसमें चक्करों की संख्या से अगले पहिए की परिध से गुणा कर देना है। अगले पहिए की परिध से गुणा कर देना है स्टूडेंट। तो अगले पहिए की परिध कितना निकाले हैं आप लोग, 1760/7। यहाँ पर 1760/7। तो यहाँ से जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका टोटली आ जाएगा, मैं बता देता हूँ डायरेक्टली, 3,52,000, ये इतना आ जाएगा स्टूडेंट। तो अब आपका प्रश्न का हल निकल गया स्टूडेंट। अब आपको क्या करना है, बस लास्ट स्टेप में फार्मूला लगा देना है। पिछले पहिए की चक्करों की संख्या निकालना है आपको। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, पिछला पहिया उतना ही दूरी तय करने में कितनी चक्कर लगाएगा। तो अब आपको क्या करना है, पिछले पहिए द्वारा यही नियम लगा देना, फार्मूला लगा देना है। तो यहाँ पर यही फार्मूला लगा देना है, पिछले पहिए के चक्करों की संख्या बराबर अगले पहिए द्वारा तय की गई दूरी बटे पिछले पहिए का परिध। तो अगले पहिए द्वारा तय की गई दूरी आपने कितना निकाला है, 3,52,000, 3,52,000 बटे पिछले पहिए का परिध। पिछले पहिए का परिध आपने इतना लेकर आया है, देख लीजिए आप सभी लोगों ने। पिछले पहिए का परिध 4400/7, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4400/7। 7 ये ऊपर चला जाएगा, उससे पहले 0 से 0 को कैंसिल कर दिया जाए। तो यहाँ से आपका जो आएगा स्टूडेंट, ये आएगा 7 गुणे, ये आ जाएगा 3,520 बटे में 44, और इसको कैलकुलेट करके इसके गुणा करके इसमें भाग कर देते हैं, तो यह आपका आ जाएगा 560 चक्कर, 560 चक्कर। तो यही इस प्रश्न का हल हो जाता है स्टूडेंट। आशा करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट काफ़ी हमने इस प्रश्न को मेहनत से हल किया है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं दिखा देता हूं, आप सभी लोग इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो बहुत ही इत्मीनान से इस प्रश्न को हल कीजिएगा स्टूडेंट। मैंने स्टेप बाय स्टेप इस प्रश्न को बहुत ही शानदार तरीके से हल किया है। तो आज के वीडियो में इतना ही स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट एक्सरसाइज के साथ। तो बने रहिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए, तभी हमारे स्टूडेंट मनोबल बढ़ता है अगला वीडियो बनाने में। चलिए स्टूडेंट, फिर मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक।